क्लास शुरू करें भाई। सर स्टूडेंट्स नहीं आए अब तक। तो यार कब तक वेट करूं? 9 बजे की क्लास है, 9:05 हो रहे हैं और ऐसे ही स्टूडेंट्स आते हैं। जो आ रहे हैं कम से कम वो तो पढ़ लो। ओके सर। ये तो रोज का ड्रामा है भाई। कल हम फिज्मा के बारे में पढ़ रहे थे, फूड सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2011, यूएसए का एक्ट है ये। तो इसकी हिस्ट्री पे हम बात कर रहे थे। तो फिज्मा, एफएसएमए को फिज्मा को बोलते हैं। एफडीए का फोकस फिज्मा के आने के बाद इस चीज पे ज्यादा हो गया है कि समस्या को होने से पहले ही रोक दें, बजाय कि हम उसका समाधान करें समस्या होने के बाद। उससे पहले ही रोको ताकि समस्या पैदा ही ना हो। अब जितने भी नए चेंजेस किए हैं फूड सेफ्टी रेगुलेशंस के अंदर, तो वो यही ध्यान में रख के किए गए हैं कि फूड इंडस्ट्री में प्रिवेंशन पे ध्यान हो, ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। भाई प्रॉब्लम तो बाद में सॉल्व करनी है, फूड रिकॉल करनी है या जो कुछ भी करना है, लेकिन ज्यादा हमारा स्ट्रेस होना चाहिए प्रिवेंशन पे कि समस्या हो ही ना, ऐसा हम प्रबंध करें। तो इसमें सभी की पूरी जिम्मेवारी है, चाहे वो ग्रोअर है, प्रोड्यूसर है, हार्वेस्टर है, प्रोसेसर है, कि हर स्टेप के ऊपर हर जगह हर इंसान जो भी फूड चेन से जुड़ा हुआ है वो इस चीज का ध्यान रखे कि समस्या पैदा ही ना होने पाए। तो इसमें बहुत से स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर बताए गए हैं फिज्मा में। तो क्या चीज है, एक बार देखो इसको। तो मेजर जो चैलेंजेस थे फिज्मा में वो यही है कि कानून को, रूल्स को समझ पाए ताकि उनको ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सके जो इंडस्ट्री है उसके लिए। और उसमें भी कुछ खास बातें थी कि जो इंपोर्टेड फूड है, बाहर से जो फूड यूएस के अंदर आता है, उसके कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हैं। फूड सेफ्टी से रिलेटेड इंस्पेक्शंस हैं इंडस्ट्री के अंदर। सैनिटेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर सैनिटेशन प्रॉपर है या नहीं, जैसे ट्रक में जाता है, रेल में जाता है माल, किसी भी तरीके से जाता है तो वहां पे साफ सफाई का प्रबंध है या नहीं। और मैंने बताया था कि 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का इस तरह से टाइम दिए थे कि जो बड़ी इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, बहुत छोटी इंडस्ट्री है, 3 में डिवाइड करके, तो वो टाइमलाइन एडहियर करें या उन टाइमलाइन का पालन करें। तो पहले तो कोई भी चेंज आता है ना तो हर एक इंडस्ट्री को यूँ लगता है कि गलत कर रहे हैं इतना, हम कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। लेकिन धीरे धीरे कंपनियों को भी ये समझ में आया और उन्होंने अपना गैप एनालिसिस किया कि जहाँ जहाँ कमियां हैं और फिलहाल वो कहाँ खड़े हैं और फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है, क्या क्या चेंजेस की जरूरत है। इसके अंदर एक अलायंस है। अलायंस क्या होता है? ग्रुप होता है जो कंपनीज मिलकर बनाती हैं, सेफ फूड अलायंस नाम से। ये इस बारे में काम कर रहा है कि फूड इंडस्ट्री एफडी अप्रूव ट्रेनिंग लें प्रोड्यूस सेफ्टी के अंदर भी और प्रिवेंटिव कंट्रोल रूल्स के अंदर भी, ताकि उनको ये समझ में आए कि उनको करना क्या और कैसे करना है। तो ओवरव्यू हम एक बार देख लेते हैं। इसकी कंप्लायंस डेट जो है फिज्मा की, वो सितंबर 2016 से शुरू हो गई है।
तो अब तक वो बेसिकली इम्प्लीमेंट हो चुकी है, एक आधी जगह 2021 में होनी है। इन कंप्लायंस डेट्स का भी हम देखेंगे। तो जितने भी यूएस के अंदर फूड इंडस्ट्रीज हैं या बाहर ऐसी फूड इंडस्ट्रीज हैं जिस तरह इंडिया में हैं जो यूएस को सामान भेजती हैं, अपने यहाँ से मसाले बहुत जाते हैं, श्रिम्प बहुत जाता है, सी फूड, और मसाले तो हैं ही खैर, इसके अलावा भी और बहुत सी आइटम्स हैं फूड की जो इंडिया से जाती हैं यूएस में। तो चाहे वो फॉरेन फैसिलिटी है यूएस के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक फैसिलिटी है, सब में ये रूल बराबर लागू होते हैं, किसी को कोई छूट नहीं है। उनके अंदर हैजार्ड एनालिसिस एंड रिस्क बेस्ड प्रिवेंटिव कंट्रोल, जो हार्पसी बोलते हैं ह्यूमन फूड के लिए, वो इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी देखो हमारे इंडिया के अंदर अभी कह रहे हैं कि हैसप, लेकिन हैसप से भी अगला स्टेप हार्पसी है, रिस्क बेस्ड प्रिवेंटिव कंट्रोल, जिसके अंदर टेसप, वेसप, हैसप के साथ साथ ये भी चीजें आती हैं। तो थोड़े दिनों में 5-7 साल के अंदर इंडिया के अंदर भी इसका जिक्र होने लग जाएगा कि हार्पसी लागू करो, हार्पसी लागू करो, ऐसे से काम नहीं चलता। तो अगर हमें सारी रूल रेगुलेशन की और एडवांस कंट्रीज की रूल रेगुलेशन की जानकारी है तो हमें पता लग जाता है कि फ्यूचर में हमारे देश में भी क्या होने वाला है, क्योंकि कमोवेश उसी राह पे 5-4 साल में हम आ जाते हैं। ऐसे भी यूएस ने इम्प्लीमेंट किया था कब, 70s के अंदर, इंडिया के अंदर 90s के अंदर उसका जिक्र होने लग गया था, 2000 के अंदर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया था, सभी जगह इम्प्लीमेंटेड है। तो ऐसे ही ये जो हार्पसी है इंडिया के अंदर थोड़े दिन में इसका भी जिक्र होना शुरू हो जाएगा। जो भी रूल्स हैं उनके अंदर कुछ खास बातें बता रखी हैं कि भाई आपका रिटर्न फूड सेफ्टी प्लान होना चाहिए, रिटर्न कागज के ऊपर होना चाहिए, आपका हैजार्ड एनालिसिस होना चाहिए, पूरी जो आपका सप्लाई चेन है, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स आपने क्या क्या अप्लाई किए हैं, मॉनिटरिंग आप क्या क्या कर रहे हो, ये सारा राइटिंग में। और फिर अगर कोई गड़बड़ हुई है तो उसके करेक्टिव एक्शंस क्या थे और करेक्शंस क्या थी। करेक्टिव एक्शंस और करेक्शंस कई बार इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। करेक्शंस माइनर, कोई आपने ट्वीकिंग की है जिससे वहीं की वहीं ठीक करे और काम चल गया, उसको करेक्शन बोलेंगे। जैसे अवन के टेम्परेचर में अगर पूरा टेम्परेचर अचीव नहीं हो रहा है तो आप वहीं से बर्नर की जो कंट्रोल है जिससे कि आप आंच बढ़ा सकते हो तो आप वहीं पे बढ़ा देते हो, तो वो करेक्शन है। लेकिन करेक्टिव एक्शन में क्या चीज आएगी कि जब बर्नर से आप आंच बढ़ा रहे हो और उसके बाद भी आपको पता लग रहा है कि टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, फिर आप लाइन के अंदर चेक करते हो ऐसा क्यों हो रहा है, फिर आपको पता लगता है कि जो बर्नर को की आंच बढ़ाने वाला नॉब है वो काम नहीं कर रहा, तो उसको आप रिप्लेस करते हो, तो वो करेक्शन नहीं है, वो करेक्टिव एक्शन है। यानी करेक्टिव एक्शन माइनर अगर है तो उसको हम करेक्शन बोल देते हैं। फिर वेरिफिकेशन, जो आपने चेंजेस किए हैं सप्लाई चेन प्रोग्राम के अंदर, जो भी आपका सप्लाई चेन प्रोग्राम है ये रिटर्न में हो, रिकॉल प्लान जो है आपका वो रिटर्न में हो, और इनसे जुड़े हुए जो भी रिकॉर्ड्स हैं तो राइटिंग में होना ये बहुत जरूरी माना गया है। तो अपने इंडियन फूड इंडस्ट्री है चाहे वो यूएस फूड इंडस्ट्रीज है, अच्छी आदत ये है कि राइटिंग में रिकॉर्ड रखने की आदत बनाओ, क्योंकि आगे इस चीज की जरूरत पड़ेगी। साथ इसके अंदर अलग अलग रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था। हर एक रूल का जो स्पेसिफिक पार्ट है, डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन को, प्रोसेसिंग को, ट्रांसपोर्टेशन को, ह्यूमन और एनिमल फूड को, और इंपोर्ट, चाहे वो ह्यूमन फूड है चाहे एनिमल फूड है, और साथ में स्ट्रेटेजीज किसके लिए। अगर कोई जानबूझ के, इंटेंशनल अडल्ट्रेशन का मतलब है जानबूझ के अगर कोई मिला रहा है आपके खाने में तो उसको खत्म करने की, उसको रोकने की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो, इन सभी के बारे में ये टोटल 7 रूल्स हैं। और इनके साइंस और रिस्क बेस्ड अप्रोच है रूल्स की, ताकि फूड सेफ्टी प्रॉपरली मैनेज हो उसके। ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि पहले जब आउटब्रेक हो जाता था, कोई बीमारी हो जाती थी, समस्या हो जाती थी, तब उसके बाद एक्शन लेते थे। साथ में इसके अंदर स्टैंडर्ड्स बताए हुए हैं फसल को या ग्रो करने के, हार्वेस्ट करने के, पैकिंग के, होल्डिंग के। तो एग्रीकल्चर के ऊपर भी इन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया है, एग्रीकल्चर को एज इट इज नहीं छोड़ा।
इसके अंदर फ्रूट, वेजिटेबल, ट्री नट्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर पहले या इंडिया में जैसे अभी भी फार्म, जो एग्रीकल्चर फार्म है, उसको FSSAI के प्रव्यू से बाहर रखा गया है। लेकिन US FDA में, फिज्मा के अंदर फार्म लेवल पे भी थोड़ा बहुत रेगुलेशन इन्होंने किया है। इन्होंने गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बताई हैं। ये हालांकि वॉलेंट्री हैं, लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ में अगर जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपना रहा है तो उसको ये सर्टिफाई भी करते हैं। अब सर्टिफिकेशन जो है वो, अगर मार्केट की डिमांड है सर्टिफाई करने की किसी प्रोडक्ट को, तो उसको वो सर्टिफाई भी करते हैं। इसके अलावा 5 आइडेंटिफाइड रूट्स ऑफ कंटेमिनेशन हैं जिनको इन्होंने फोकस किया है कि उसका ध्यान रखना है। एक तो एग्रीकल्चर वाटर के अंदर कंटेमिनेशन, डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स जो स्लॉटर किए जाते हैं फूड के लिए, सैनिटेशन, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो टूल्स हैं, इक्विपमेंट है, और सॉयल अमेंडमेंट्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, जहाँ पे आप पशुओं को रखते हैं, पालते हैं, वहाँ की मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स, उनको भी ध्यान में रखना है। वर्कर जो आपके काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ और हाइजीन। तो ये 5 ऐसे मेजर रूट ऑफ कंटेमिनेशन हैं जिनके ऊपर इस रूल के अंदर फोकस है। साथ में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन क्या होता है कि भाई एक इंपोर्टर है, एक एक्सपोर्टर है या प्रोसेसर हूं मैं, US को सामान भेज रहा हूं, तो जिसको सामान भेज रहा हूं मैं फर्स्ट पार्टी, वो सेकंड पार्टी। अब दोनों में अगर हमारे अंदर डिस्प्यूट हो जाता है क्वालिटी को लेके या किसी चीज को लेके, तो हम लैब, किसी ऐसी लैब से जिसका हम दोनों पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, उससे अगर कोई हम सर्टिफिकेशन या चेक करवाते हैं तो वो थर्ड पार्टी कहलाएगी। तो थर्ड पार्टी सर्टिफाई करेगी, लेकिन वो खुद भी एक्रेडिटेड होगी, जिससे कि वो एक्रेडिटेशन की और सर्टिफिकेशन की थर्ड पार्टी जो ऑडिटर हैं, इनकी जो जरूरत है वो भी इसके अंदर बताई गई है कि थर्ड पार्टी ऑडिटर जो आएंगे वो यूं नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आकर कह दिया जी मैं ऑडिट कर सकता हूँ। उनकी खुद की पहले सर्टिफिकेशन होगी जो ऑडिटर आएंगे। अब जो इंपोर्टर है, जैसे US के अंदर जो इंपोर्ट कर रहा है हमारे सामान को, वो अपने सामान को, जो भी इसने सामान इंपोर्ट करा है, एंट्री से पहले, अपनी कंट्री में एंट्री से पहले भी रिव्यू करवा सकता है, या थर्ड पार्टी ऑडिटर को FDA जिस तरीके से कहती है वो उस तरीके से सर्टिफाई करवा सकता है थर्ड पार्टी से। ये चीजें इसमें बताई गई हैं। प्रोसेस्ड रूल के लिए ना, प्रोसेस्ड फूड के लिए जो फिज्मा के रूल हैं उनकी समरी नीचे दे रखी है। कंप्लीट के लिए फिज्मा रूल पढ़ो। समरी के अंदर करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, हैजार्ड एनालिसिस एंड रिस्क बेस्ड प्रिवेंटिव कंट्रोल फॉर ह्यूमन फूड, या इसको PCHF भी बोलते हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल फॉर ह्यूमन फूड शॉर्ट के अंदर। इसका पूरा डिटेल जानना है तो आपको FSSAI की साइट पे जाना पड़े, नहीं, इसकी फिज्मा जहाँ पे रूल दे रखा है, और जो कंप्लीट रूल है, आज उसको डाउनलोड कर ही लेते हैं। गूगल पे जब आप टाइप करते हो, मैंने ये टाइप किया फिज्मा 2011 रेगुलेशंस, तो इस पेज पे ले आया, और यहाँ पे आपको फूड पे क्लिक करोगे तो यहाँ फिज्मा आपको कंप्लीट कहीं ना कहीं मिलेगा। सर्च में देखते हैं FSMA।
frequently asked question, sigma. उसी पेज पे देखते हैं भाई। ये रूल्स हैं जो फूड सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन एक्ट है। ये प्रपोज रूल है फूड ट्रेसेबिलिटी का, लैब एक्रेडिटेशन का और सीजीएमपी का, पीसीएचएफ जिसको हम बोल रहे थे, प्रिवेंटिव कंट्रोल फॉर ह्यूमन फूड। ये अलग अलग पार्ट है, मेरे को ये कंप्लीट चाहिए। बेयर एक्ट चाहिए मेरे को। उस एक्ट को जब पढ़ते हैं ना, तब हर चीज उसके अंदर दी हुई होती है, फुल टेक्स्ट। हाँ, फुल टेक्स्ट जब हम सर्च करते हैं तो ये पीडीएफ फाइल दी हुई है। इस पीडीएफ फाइल को एक बार डाउनलोड करके आज मैं रख लेता हूँ, जिसमें आपके सारे F4 नंबर करके FSMA 2011। तो जो चीज मैं बता रहा था कि बेयर एक्ट के अंदर सारी चीजें डिटेल में दी हुई होती हैं, तो उसकी जो समरी है वो यहाँ पे तुम्हें दे रखी है सीजीएमपी की। लेकिन बेयर एक्ट के अंदर देखोगे आप, तो यहाँ कहीं ना कहीं कंट्रोल एफ, पीसीएचएफ प्रिवेंटिव कंट्रोल, सेक्शन 103 यहां पे दे रखा है हैजार्ड एनालिसिस एंड रिस्क बेस्ड प्रिवेंटिव कंट्रोल। सेक्शन 4A18 के अंदर डिस्क्राइब कर रखा है हैजार्ड एनालिसिस एंड रिस्क बेस्ड प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या होंगे। हैजार्ड एनालिसिस किसको बोलेंगे, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स किसको बोलेंगे, दिख रहा है तुम्हें ये सब। मॉनिटरिंग ऑफ इफेक्टिवनेस क्या होगा, करेक्टिव एक्शन किसको बोलेंगे, वेरिफिकेशन किसको बोलेंगे, रिकॉर्ड कीपिंग में क्या आएगा, रिटर्न प्लान। तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या जो मैं बोल रहा हूँ? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? यस सर। यस सर। दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एग्जाम्पशन भी दे रखी है कि जिन जिन पे ये लागू नहीं होता, जो इंडस्ट्री सी फूड, जूस और लो एसिड कैन फूड फैसिलिटीज हैं जहाँ पे हैसेप लागू है, वहां पे उनको ये एग्जम्प्टेड है, इस रूल से एग्जम्पशन है, उनको ये मानना जरूरी नहीं है। क्वालिफाइड फैसिलिटीज भी जो हैं वो भी एग्जम्प्टेड हैं। अब वो क्या चीज है क्वालिफाइड फैसिलिटीज में, कौन आता है? जिस तरह वेरी स्मॉल बिजनेस है, अब उसकी उन्होंने ये बता रखा है कि कहाँ पे एप्लीकेबल है या कहाँ पे नहीं है। ये जिनकी सेल बहुत कम है, जो एवरेज एनुअल मॉनिटरी वैल्यू है वो इन्होंने बता रखी है इतने से, अगर वो $5 लाख से नीचे है एक साल के अंदर, तो वो एग्जम्प्टेड हैं। तो एग्जम्पशन में कौन कौन सी आती हैं उनको क्वालिफाइड फैसिलिटी बोलते हैं। तो ये सारा डिटेल इस रूल, इसमें एक्ट में दे रखा है।
तो हम CGMP से रिलेटेड बात करते हैं, PCHF प्रिवेंटिव कंट्रोल फॉर ह्यूमन फूड, कि जितने भी डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन फैसिलिटी हैं उनको जो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है वो फॉलो करनी है। और करंट CGMP जो है फूड के लिए वो इस लिस्ट के अंदर दे रखी है और टाइम टू टाइम इसको ही अपडेट भी करते रहते हैं। फिर जितनी भी फूड प्रोडक्शन फैसिलिटी हैं, चाहे वो इंडिया में है चाहे बाहर है, US में है चाहे वो US से बाहर है, उनको FDA के साथ रजिस्टर करवाना जरूरी है और उनके ऊपर प्रिवेंटिव कंट्रोल फॉर ह्यूमन फूड रूल लागू होता है। रिटन हार्पसी फूड सेफ्टी प्लान जरूर होनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए और टाइम टू टाइम इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और वेरीफाई होनी चाहिए कि हाँ ये प्लान इम्प्लीमेंटेड है हमारे प्लांट के अंदर। रिकॉल प्लान हर फैसिलिटी के अंदर जरूरी है प्रिवेंटिव कंट्रोल्स के अंदर। जहां पे आइडेंटिफाइड हैजार्ड अगर कंट्रोल होता है सप्लाई चेन के थ्रू, तो अगर आप ये कहते हो कि ये हैजार्ड तो है लेकिन मेरा सप्लाई चेन इसको कंट्रोल करता है, तो आपके पास पूरा सप्लाई चेन प्रोग्राम होना चाहिए और उसमें क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि कोई भी हैजार्ड है वो कैसे कंट्रोल होता है। इसके लिए स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये सप्लाई चेन प्रोग्राम वाला डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए। इसके अंदर दो हैं डेफिनेशन फार्म की, प्राइमरी प्रोडक्शन फार्म, सेकेंडरी एक्टिविटीज फार्म। तो फार्म जो भी हैं वो PCHF के अंडर नहीं आते, तो फार्म्स के ऊपर PCHF रूल लागू नहीं होते। सेकंड जो है वो एनिमल फूड के लिए है, इसको PCAF बोलते हैं, जैसे वो ह्यूमन फूड था या एनिमल फूड है। तो इसके लिए भी जो भी लाइव स्टॉक्स हैं, पेट्स हैं, उनके लिए जो खाना तैयार होता है, खड़ी है, चूरी है, फड़ है, ऐसी चीजें होती है ना इंडिया में, तो वो सभी भी इसके अंडर आते हैं, वो लेकिन PCAF के अंडर आते हैं। इसके लिए जो CGMPs हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं। तो इसके अंदर कोई भी ह्यूमन फूड, चाहे अगर आप उसको सेल कर रहे हो या डोनेट कर रहे हो, जैसे अपनी गौशाला के अंदर डोनेट करके आते हैं या गौशाला वाले कहीं से खरीदते हैं, तो जो उनको बेचने वाला है, तो चाहे वो ह्यूमन फूड हम दे रहे हैं, रोटियां दे रहे हैं चाहे गौओं को, बनी थी वो किसके लिए, आदमियों के लिए, तो वो भी इस रूल के अंदर कवर होंगी कि वो भी गलत या खराब या गली सड़ी ना चली जाए। तो जहाँ पे ह्यूमन एनिमल फूड तैयार हो रहा है, अगर वहां पे ह्यूमन फूड का कोई बाई प्रोडक्ट आ रहा है, वेस्ट आ रहा है, तो वो इस रूल के अंडर कवर होगा और इसको ये जो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं इसकी लाइव स्टॉक और पेट्स के लिए, एनिमल फूड के लिए, वो माननी पड़ेंगी। जो हीटेड बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको भी CGMP माननी पड़ेंगी या CGMP फॉलो करनी पड़ेंगी, चाहे वो ह्यूमन फूड है चाहे वो एनिमल फूड है। जितने भी बाई प्रोडक्ट्स हैं अगर उनको PCHF रूल लागू होने वाले प्लांट के अंदर बनाया गया है, तो अलग से कोई प्रिवेंटिव कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी अच्छी चीज है कि एक जगह रूल लागू करवा लिए, उससे जो प्रोडक्ट बने तो दोबारा दोबारा मल्टीपल टाइम्स रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बार किया है तो पहली बार में ही वो सेफ फूड आया है। अगर सिर्फ बाई प्रोडक्ट रखे हैं और तो कोई भी एडिशनल CGMP इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस उनको कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करना है कि कोई और फर्दर कंटेमिनेशन उसके अंदर ना हो। इसके लिए भी हार्पसी जो प्लान है, हैजार्ड एनालिसिस एंड रिस्क बेस्ड प्रिवेंटिव कंट्रोल, वो होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए, बनाई हुई होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और वेरीफाई होनी चाहिए कि ये जो प्लान है यहाँ पे ये लागू है, और रिकॉल प्लान भी होनी चाहिए। इसके अंदर भी वही फार्म को दो पार्ट में लिया गया है, प्राइमरी प्रोडक्शन फार्म, सेकेंडरी एक्टिविटीज फार्म, लेकिन दोनों को ही PCAF रूल के अंदर कवर नहीं किया गया है। तीसरा जो रूल है इसमें, सैनिटरी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फूड, यानी सैनिटरी ट्रांसपोर्टेशन रूल। इसका मतलब कि जो भी सप्लाई करोगे आप माल सामान, वो सारे का सारा कुछ स्पेसिफिक सैनिटरी कंडीशंस हैं उनके द्वारा फॉलोड हो,
और जितना भी ह्यूमन फूड या एनिमल फूड रेल से, मोटर व्हीकल से यूएस के अंदर या फूड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन चेन के अंदर आता है, वो सारे के सारे को ये सैनिटरी ट्रांसपोर्टेशन रूल मानना जरूरी है। लेकिन अगर वो यूएस बॉर्डर से बाहर है तो वहां पे ये सैनिटरी ट्रांसपोर्टेशन रूल लागू नहीं होता, क्योंकि यूएस के आसपास जो कंट्री लगती हैं, मैक्सिको है या और जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहां से रोड के जरिए, रेल के जरिए बहुत जाता है। मनिंदर पानी लेके आ भाई। जो भी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं वो सारी कवर्ड हैं जब तक कि सामान पोर्ट तक या यूएस बॉर्डर तक नहीं पहुंच जाता। पोर्ट से बाहर होने के बाद उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होते, लेकिन देश के अंदर जब तक बॉर्डर पे या पोर्ट पे, बंदरगाह पे सामान नहीं पहुंच जाता, तब तक ये रूल उन पे लागू हैं। पोर्ट से, बंदरगाह से या बॉर्डर से पार होने के बाद नहीं ये रूल लागू। यानी कुल मिला के ये जो रूल हैं सैनिटरी ट्रांसपोर्टेशन वाले, ये यूएस के अंदर लागू हैं। जो भी लोडर्स हैं, मोटर व्हीकल हैं, रेल स्लीपर्स हैं, कैरियर्स हैं, रिसीवर्स हैं, वो सारे, उन सभी के ऊपर ये लागू है। वेवर्स कहाँ है कि जिनके ऊपर लागू नहीं है, कि उनके पास या तो वो सर्टिफाइड है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरस्टेट मिल्क शिपमेंट, ग्रेड ए मिल्क के लिए, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए जिनकी सर्टिफिकेशन उसके अंडर हो रही है, उनके ऊपर ये रूल नहीं लगता। या कोई ऐसी फूड एस्टेब्लिशमेंट है, ग्रोसरी स्टोर है, रेस्टोरेंट है या होम ग्रोसरी डिलीवरी ऑपरेशंस हैं, जिनकी लोकल ज्यूरिसडिक्शनल परमिट्स मिले हुए हैं, स्टेट के परमिट मिले हुए हैं, उनको उनके ऊपर ये लागू नहीं होता। या जो अपनी एस्टेब्लिशमेंट जिसको स्टेट से परमिट मिला हुआ है, वहां से वो कस्टमर तक पहुंचाते हैं, उन पे ये रूल लागू नहीं है, बाकी सब पे है। जितने भी सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स है व्हीकल की, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट की, ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशंस की, ट्रेनिंग की, डॉक्यूमेंट की, रिकॉर्ड कीपिंग की, ये सारे की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। तो 3 रूल हो गए, पीसीएचएफ, पीसीएएफ, सैनिटरी ट्रांसपोर्टेशन। अब है एफएसवीपी बोलते हैं, फॉरेन सप्लायर वेरिफिकेशन प्रोग्राम। फॉरेन सप्लायर का मतलब ये है कि जो यूएस के अंदर इंपोर्टर है वो हमारे लिए, उसके लिए हम फॉरेन सप्लायर हैं। तो उस इंपोर्टर की जिम्मेवारी है कि जो उसका फॉरेन सप्लायर है, उसका जो बाहर का सप्लायर है, उसको वेरीफाई करने के लिए ये अपने एंड पे कुछ प्रोग्राम चलाएं। तो जो हमारा इंपोर्टर है उसके लिए जरूरी है एफएसवीपी की कंप्लायंस करना या एफएसवीपी को मानना, उसको अप्लाई करना। तो जितने भी यूएस के अंदर इंपोर्टर्स हैं, जो भी वहां सामान मंगवाते हैं, या यूएस की कोई भी एजेंसी है या कोई फॉरेन ऑनर है जो यूएस के अंदर बैठा है, वो सारे के सारे इसमें कवर होते हैं। इंपोर्टर की जिम्मेवारी है, 10 मिनट की वार्निंग आई है भाई, तो 10 मिनट के बाद एक बार फिर से 10 बजे तक लेंगे क्लास, ये इसी लिंक से आ जाना दोबारा। अब ये इंपोर्टर की जिम्मेवारी है कि वो फॉरेन फूड सप्लायर को वेरीफाई करे कि वो सारे के सारे फिज्मा के जो उसके रूल उसके ऊपर लागू होते हैं वो उनको कंप्लाई कर रहा है या नहीं, और जहां पे जरूरत है कोई करेक्टिव एक्शन ले रहा है या नहीं। इसके लिए रिटन हैजर्ड प्लान होना जरूरी है, मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज की प्लान होना जरूरी है सभी फॉरेन फूड सप्लायर्स के लिए। जो इंपोर्टर है वो माना जाता है कि जितने भी मेजर एलिमेंट हैं फॉरेन सप्लायर रूल के, उन्होंने वो सारे कवर किए हैं, कंप्लाई किया है। अगर वो प्रोसेसर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, कई बार क्या होता है ना कि यहाँ से रॉ मटेरियल गया और वहाँ पे यूएस के अंदर वो अपनी किसी फैसिलिटी में उसको ग्राइंड करवा लिया और अपने नेम से या
टैग से उसको भेज रहे हैं, तो उसके लिए भी कि उसका जो रॉ मटेरियल है वो फॉरेन से आया है तो FSVP उसको अप्लाई करना पड़ेगा, FSVP कंप्लाई करना पड़ेगा। FSVP जो रूल है या फॉरेन सप्लायर वेरिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर क्राइटेरिया बताए गए हैं जो सप्लायर को वेरीफाई करने वाली एक्टिविटीज हैं, जो कि साल में एक बार ऑन साइट ऑडिट, सैंपलिंग और टेस्टिंग, और जो उसने रिकॉर्ड बना रखे हैं वो ये सारे रिव्यू करेंगे। तो ये आपका जो यूएस में इंपोर्टर है उसकी जिम्मेवारी है कि बाहर से जो भी सामान आ रहा है उनकी उन्हीं की फैसिलिटी में या उन्हीं की फैक्ट्री में जाके साल में एक बार ऑडिट, सैंपलिंग, टेस्टिंग और रिकॉर्ड रिव्यू करे, उनके करेक्टिव एक्शन प्रोसीजर देखे, कोई एग्जम्पशन है या मॉडिफिकेशन है इस रूल की तो वो भी चेक करें। तो ये आपका जो इंपोर्टर है उसकी जिम्मेवारी हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि इंपोर्टर को इन्होंने थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए हाँ भर रखी है कि कोई आपकी तरफ से जरूरी नहीं आप कोई इंडिया में जाना हो या किसी और कंट्री में जाना हो, आप किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर सकते हैं जो आपकी जगह ये सारी एक्टिविटीज देख सकता है। तो ये फॉरेन सप्लायर वेरिफिकेशन प्रोग्राम में आता है। अपने कितने रूल हो गए? 4, PCHF, PCAF, सैनिटरी ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेन सप्लायर। अब आ गया मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, 5वां। इसको फूड डिफेंस रूल भी बोलते हैं। मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज टू प्रोटेक्ट फूड अगेंस्ट इंटरनेशनल अडल्ट्रेशन। मैंने इस रूल के अंदर ट्रेनिंग ली थी, वहां फूड डिफेंस में ट्रेनिंग ली थी यूएस के अंदर 2013 में। तब ये इम्प्लीमेंट हुआ ही था फिस्मा। तो इस रूल के लिए मैं ट्रेन किया था यूएस गवर्नमेंट ने मेरे को। इसमें क्या चीज है कि अगर किसी भी तरह की इकोनॉमिकली मोटिवेटेड अडल्ट्रेशन हमारी इनकी यूएस की फूड सप्लाई में होती है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज टू प्रोटेक्ट फूड अगेंस्ट इंटेंशनल अडल्ट्रेशन, जिसको फूड डिफेंस रूल भी बोलते हैं, ये 5वां रूल है, ये लाया गया था। इसका मकसद था कि जो भी घरेलू इनकी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े फैक्ट्रीज हैं, फैसिलिटीज हैं, प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, और फॉरेन के अंदर अगर कोई FDA रजिस्टर्ड फूड फैसिलिटी है, उन सभी को ध्यान में रख के ये रूल बनाया गया है। ये क्या कहते हैं कि कंपनीज की खुद की एक रिटर्न फूड डिफेंस प्लान होनी चाहिए जिसमें वो आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे जो भी वल्नरेबिलिटीज है, जहां जहां कमियां हो सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, जो वहां पे अटैक हो सकता है या इस तरह की चीजें वहां पे गड़बड़ हो सकती हैं। जिस भी टाइप का फूड वो प्रोसेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं या रखा हुआ है, तो हर तरह की वल्नरेबिलिटी का मतलब ये समझो कि कमजोरी, कि यहाँ से दिक्कत हो सकती है, तो उस वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना और फिर साथ में ऐसी प्लान तैयार करना कि जो वल्नरेबिलिटी है वो आपकी वल्नरेबिलिटी ना रहे, उसको आप कवर कर लो। तो ऐसी स्ट्रेटेजीज जो होती हैं उसको मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज बोलते हैं, कि उसको वल्नरेबिलिटी को खत्म करने वाली जो स्ट्रेटेजी है या प्लान है वो डेवलप करनी, ताकि या तो जो वल्नरेबिलिटी है वो मिनिमाइज हो जाए या उसको प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके उस पर किसी अटैक को, उसको मैनेज किया जा सके, और साथ में उसकी मॉनिटरिंग हो, ताकि और मॉनिटरिंग भी सारा काम इस तरीके से कि हमें ये वेरिफिकेशन हो जाए कि हमने जो ये सारे काम किए हैं ये इस समस्या को दूर करने के लिए इफेक्टिव है। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां जिसमें फूड डिफेंस रूल लागू होता है उसमें दूसरे फिस्मा रूल भी लागू होते हैं। तो इसके लिए FDA ने एक्सटेंड की है टाइमलाइन ताकि कंपनीज इसको कंप्लाई कर ले। तो अब इसने बताया कि 3 तरह के फूड सेफ्टी प्लान हैं। पहला है हार्पसी। हर एक कंपनी को FDA ने कहा है कि फूड सेफ्टी प्लान तैयार करे
और सिर्फ हैसप तक ही सीमित ना रहे, उसमें सभी रिस्क पॉइंट भी देखने हैं जो भी आज तक उनके समझ में आए हैं या फ्यूचर में उनमें रीजनेबली फोर्सिएबल का ये मतलब है कि फ्यूचर में वहां गड़बड़ हो सकती है, तो उनका भी ध्यान रखना है। इंटेंट क्या है कि पहले ही हम ऐसे स्टेप लें जो कि हमारे हैजार्ड को या तो मिनिमाइज करे या प्रिवेंट करे, या कम से कम करे, या बिल्कुल ना होने दे वहां पे किसी भी हैजार्ड को। और इसमें बायोलॉजिकल केमिकल फिजिकल हैजार्ड्स हैं, और इसके अलावा आरपीसी के अंदर जो कवर होते हैं एसएफ की तरह ये तो है ही, आरपीसी में इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इंट्रोड्यूस हैजार्ड्स भी हो सकते हैं, तो ये भी आरपीसी का पार्ट है। दूसरा एसएफ प्लान, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये पूरे सिस्टम में इसीलिए अप्लाई किया जाता है ताकि कोई भी हैजार्ड अगर हमारी प्रोसेसिंग लाइन के अंदर है तो या तो उसको रोक दो या एलिमिनेट कर दो या इस लेवल तक रिड्यूस कर दो कि वो सेफ्टी के जो पैरामीटर्स हैं उससे नीचे नीचे रहे। एग्जाम्पल के लिए इसने बताया कि कुकिंग मीट का जो टेम्परेचर और टाइम है वो इस तरह का वन एग्जाम्पल है जो हैजार्ड हो सकता है। तो इस हैजार्ड को मिनिमाइज करने के लिए या तो मिनिमम जो टेम्परेचर है आप उसको फॉलो करो और उस टाइम को, या टेम्परेचर को बढ़ा दो, टाइम को कम कर दो। तो किसी भी तरीके से हमें जो मीट के अंदर माइक्रोब्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना हमारा मकसद होता है। तो फिज्मा के अंदर ये सारी चीजें हैं, इनका कंप्लीट अगर आपको पढ़ना है तो ये लिंक मैंने इसमें दिया भी हुआ है एंड में, तो इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो, और मैंने डाउनलोड करके आपके इसमें फोल्डर में डाल दिया है। कंप्लीट रूल्स इसके अंदर आते हैं। तो इन रूल्स में करीब करीब ये 80-90 पेज का डॉक्यूमेंट है। इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर पूरा एक्ट जो है इनका वो आ जाता है। अब एक थोड़ा सा इसको पढ़ने वाली चीज की, इस एक्ट को पढ़ते कैसे हैं, जैसे ये इन्होंने लिख दिया 21 यूएससी 350H या सेक्शन 105 सेक्शन 419। तो इस अगर पूरे फिज्मा रूल को या कोई भी यूएस का रूल है उसको पढ़ते कैसे हैं उसकी एक सिंपल सी गाइड है। हाउ टू रीड यूएस रेगुलेशंस। सीएफआर बोलते हैं इनको, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन को कैसे पढ़ते हैं, जिस तरह ये पहले आते हैं